मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। आज शाम को घर में मम्मी से झगड़ा हो गया था मेरा। मैं बहुत बेचैन था। मन कर रहा था कि कहीं बाहर चले जाऊं। ये सोचते सोचते न जाने कब 2 बज गए, पता ही नहीं चला। अब मेरा गुस्से से मुंह लाल हो गया था। मैं अपने कमरे में गया और अपना कुछ सामान अपने पिट्ठू बैग में डाला और घर से निकल गया। मेरा घर हाईवे से 14 किलोमीटर दूर था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है। मैं उस अनजाने जगह के लिए निकल गया। रात के वक्त मेरे गांव से हाईवे तक कोई साधन नहीं मिलते थे, लेकिन हाईवे पर काफ़ी वाहनों का आना जाना लगा रहता था। मुझे अपने अंदर पता ही नहीं चला कि इतना विश्वास मेरे अंदर कहाँ से आ गया कि मैंने उस 14 किलोमीटर रास्ते को पैदल ही चलने का सोचा। और पता है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये? क्योंकि मैं घर से रात में 2 कदम बाहर निकलने में डरता था। ये शायद गुस्सा था या पता नहीं क्या, लेकिन मैं निकल गया और इंतज़ार करते हुए आगे बढ़ रहा था कि कोई रास्ते में जाने वाला मिल जाए जो मुझे हाईवे तक लिफ्ट दे दे। लगभग मैं 5 या 6 किलोमीटर ही पैदल चला था। मुझे तभी एक बैलगाड़ी दिखाई दी। लेकिन सच बताऊं, मैंने इस तरह की बैलगाड़ी अपने इलाके में पहली बार देखी थी। ज़्यादातर मेरे ये 2 बैल की गाड़ी होती हैं, लेकिन इसके एक ही बैल था। मैं ये देखकर चौंक सा गया। बैलगाड़ी मेरी ओर बहुत ही धीमी गति से बढ़ रही थी। मैं खुश था कि चलो कोई तो मिल गया जो मुझे हाईवे तक ड्रॉप कर देगा। तभी बैलगाड़ी मेरे पास आ पहुंची थी, लेकिन उस एक बैलगाड़ी में 18 से 20 आदमी थे, जो वाकई में चौंकाने वाली बात थी। लेकिन मुझे उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जाने के जल्दी में था। मैंने उससे बोला, भैया मुझे उस हाईवे तक छोड़ दोगे प्लीज़? लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उनमें से किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे सुना नहीं, शायद उन्हें कुछ दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने दोबारा कोशिश करी। भैया मुझे हाईवे तक छोड़ देंगे? लेकिन इस बार भी उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि मेरी तरफ देखा तक नहीं। ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये लोग मेरी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर मैंने बहुत ही तेज आवाज़ में बोला, भैया मुझे हाईवे तक छोड़ देंगे? किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी से इतनी तेज बात करने पर भी किसी ने मेरी बात की प्रतिक्रिया न दी हो। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बैलगाड़ी में उन लोगों की बिना इजाज़त के बैठ गया। तभी सब लोग मेरी ओर घूर कर देखने लगे। मुझे सहसा ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ मेरे साथ डरावना होने वाला है। तभी एक लगभग 65 साल के एक व्यक्ति ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, आप आगे बैठ जाओ। ये सब मेरे लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि कुछ समय पहले ही ये लोग मेरी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। फिर अब ऐसा क्या हो गया जो ये मुझसे बात करने के इच्छुक हो गए हैं? चलो कोई नहीं, आज की रात वैसे भी कुछ अलग ही लग रही थी। मम्मी से कभी इतना झगड़ा नहीं हुआ, और होता भी था तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता था। कई बार मम्मी से मैं पिटा भी हूँ, लेकिन कभी घर से बाहर निकलने का मेरे मन में विचार नहीं आया था। मैंने आपको भी बताया था ना कि रात में तो मैं घर से बाहर तक नहीं निकलता था, लेकिन इस बार जो हुआ था ना, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। मैं थोड़ा सहमा सा हुआ था, इसलिए मैं बिना कुछ बोले आगे आकर बैठ गया। अब मेरे आगे सिर्फ एक बुजुर्ग बच्चे थे, जो कि लगभग 60 या 65 साल की उम्र में होंगे, और वही उस बैलगाड़ी को चला रहे थे। मैं आगे देख रहा था। रास्ता काफ़ी ख़राब था। कुछ समय पहले ये पतला रास्ता था जो सही था, लेकिन ये रास्ता हाईवे से दूर एक कन्नौज शहर को जोड़ता था। इसलिए सरकार ने इस रास्ते का चौड़ीकरण करने के लिए आदेश दे दिया था, जिसकी वजह से पुराना रास्ता तोड़ दिया गया और उस पर छोटे छोटे पत्थरों को बिछाया गया था, जो रास्ते को और भी भयानक बना रहा था। मुझे उन पत्थरों पर चल रही बैलगाड़ी की आवाज़ बिल्कुल शांत माहौल में चारों तरफ गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। मैंने सहसा इस आवाज़ का
और उछलते पत्थरों का मिश्रण देखने के लिए जैसे अपना सर पीछे घुमाया, तो वाकई ये किसी भयानक सपनों से कम नहीं था। उसमें बैठे सभी व्यक्ति मेरी तरफ टकटकी बांधे देख रहे थे, जो इतनी रात में सुनसान रास्ते पर और भी डरावना होता जाता है। मैंने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया और फिर मैं आगे मुँह करके बैठ गया। वैसे मेरे मन में बहुत ही पैरानॉर्मल साइंस की बातों में एक तूफान सा चल रहा था। मेरे अकेला मन कभी किसी बातों को कुछ बहका या फिर उमेड़ कर रख देता था। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो इस समय मेरा हलक सूख गया था। मेरे पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन निकल गई हो। मेरे को अगर छुओ तो मानो मानो खून ना हो। मुझे याद आया जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई राजधानी के एक सुप्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ रहा था। तब तक पैरानॉर्मल प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी और वर्जीनिया के एक छोटे मोटे प्रोफेसर एमिली विलियम वहाँ पर आए हुए थे, जो पैरानॉर्मल साइंस के प्रवक्ता थे। यानी प्रोफेसर जो पैरानॉर्मल साइंस और भूत प्रेत के बारे में बताते थे। लेकिन उस समय हम अपने दोस्तों के साथ उस सभागार में पीछे बैठे मस्ती कर रहे थे। मैंने पूरा लेक्चर छोड़ दिया और आज मुझे उसी दिन की याद आ रही थी। अब बैलगाड़ी की स्पीड में थोड़ा बदलाव दिख रहा था। जो कुछ समय पहले रेंगते हुए चल रही थी, अब उसकी गति में जो जो आगे जाती थी और तेज़ हो रही थी। मेरे लिए एक तरफ खुशी की बात थी कि मैं जल्दी हाईवे पर पहुंच जाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरे मन में यह हो रही जिज्ञासा इन सब घटनाओं को सीधा भूत प्रेत की घटनाओं से जोड़ने पर मजबूर कर रही थी। रास्ते पर बैलगाड़ी से होने वाली आवाज़ें और तेज़ हो रही थी। तभी बैलगाड़ी ने मानो मोटरसाइकिल की स्पीड पकड़ ली हो। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि बैलगाड़ी में बैठे लोग बिल्कुल भी हिलजुल नहीं रहे थे, और मुझे हल पर ऐसा लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगा। मैं हर पल बहुत ही मजबूरी से अपनी पकड़ बनाता जा रहा था। बैलगाड़ी कुछ 1 या 1.5 किलोमीटर चली ही होगी कि वह हाईवे वाले रास्ते से नीचे खेतों में मुड़ने लगी। उस समय मानो गेहूं की फसल अपने खेतों रूपी आंगन में नागिन की भांति सुनहरे नृत्य कर रही हो। हवाओं का चलना उसमें संगीत की मनोष्ठता को पूरा कर रही थी, और साथ ही साथ एक नया वातावरण को प्रज्वलित कर रही थी, जिसमें मेरे मन को रोमांच कम डरावना ज़्यादा लग रहा था। मैं अपनी इस समझ से परे था, क्योंकि ये सब पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। अचानक मैं उस बुजुर्ग से पूछ बैठा, दादा आप किस तरफ जा रहे हो? फिर वैसा ही हुआ जो पहले हुआ था। उनमें से किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरी आवाज़ में और तेजी आई। मैंने अपने गले के उस आंतरिक स्वर को ऊपर खींचकर बोला, अरे दादा आप किस तरफ जा रहे हो? मेरे इतनी तेज स्वर से सब मेरी तरफ एक अजब कर देने वाली नज़र से देखने लगे। मैंने उस भयंकर माहौल के भांपते हुए तुरंत ही अपने गले में नरमता का भाव भर लिया और उनसे कहा, आप लोग हाईवे की तरफ नहीं जा रहे क्या? इस नरमी भरे स्वर से मुझे वैसी ही प्रतिक्रिया मिली जैसी नवजात के रोने पर माँ की प्रतिक्रिया होती है। बैलगाड़ी खेतों में चलने लगी। तभी पीछे से एक बहुत सहसा मंद स्वर में आवाज़ आई, ये हाईवे का दूसरा रास्ता है। क्या? मैंने इस रास्ते को अनगिनत बार पार किया था, पर मुझे कभी इस हाईवे तक जाने वाले दूसरे रास्ते के बारे में नहीं पता था। मैंने अपने मन को एक झूठी तसल्ली दी और इसको छोटा रास्ता बताकर उठने वाली तमाम जिज्ञासाओं को दबा दिया। खेतों में चल रही बैलगाड़ी, उसके पहियों से दबते हुए गेहूं के पौधे, जिससे चू चू ची की आवाज़ आ रही थी, जो पूरे वातावरण में अलग ही चहकलियाँ बिखेर रही थी। उसके बाद कुछ दूर चलने पर मुझे नदी दिखाई दी। अपनी बिल्कुल शांत लहरों से बह रही थी वो। नदी का शांत बहना बहुत ही मनमोहक था। हमें हाईवे के करीब पहुंचने के इशारे मिलने लगे। बह रही नदी का पुल हाईवे पर बना था और उस पर लगी लाइट्स नदी में
सुनहरे प्रतिबिंब बना रही थी। हमको हाईवे की तरफ जाना था, जो नदी के बगल से जाना पड़ता था, लेकिन बैलगाड़ी नदी की ओर तेजी से बढ़ने लगी। ये देखकर मैं सब पर आ गया और मैंने बड़ी तेज स्वर में बोला, आप लोग नदी की तरफ क्यों जा रहे हो? किसी ने मेरी बातों की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये मेरे लिए अब कोई नया नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले ये सब मेरे साथ हो चुका था। मैंने फिर तेजी से बोला, बैलगाड़ी को रोको, मुझे उतरना है। किसी ने फिर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बैलगाड़ी की गति बहुत तेज थी, जैसे कि कोई मोटर गाड़ी हो। मैंने बैलगाड़ी से कूदने का सोचा, लेकिन गति देखकर हिम्मत ना हुई। अब मन ही मन बैलगाड़ी से उतरने की सोच रहा था और अपने ही आसपास बैठे लोगों की ओर देख रहा था, और साथ ही साथ अपने आप को कोस भी रहा था कि मैं बैलगाड़ी पर बैठा ही क्यों। अगर मैं बैठ गया था तो आगे बैठने की क्या ज़रूरत थी। और तरह तरह के प्रश्न मेरे मन में घुस रहे थे। अब मेरे पास बैलगाड़ी से कूदने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। फिर पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आई कि मैंने अपने बगल में बैठे दादा को, जो कि एक बेचारे अकेले बैल को इतने सारे लोगों के साथ डहला रहे थे, उनके कंधे पर हाथ रख के मैंने बोला, दादा बैलगाड़ी रोक दीजिए। दादा ने बड़ी नरमी से उत्तर दिया, जल्दी चलो, आग देनी है। ये सब क्या था, कुछ भी समझना मेरे बस में नहीं था। मैंने जो पूछा था उसका कुछ और ही उत्तर दिया। ये उत्तर मेरे मन में उठी तमाम जिज्ञासाओं को और तेज कर दिया। दादा किस आग की बात कर रहे हैं? कहाँ आग देनी है? किसको आग देनी है? पता नहीं ना जाने कहाँ से इतने सारे प्रश्न आ गए, जिनके मेरे पास किसी का भी उत्तर नहीं था, और मैं इन सब प्रश्नों के उत्तर देने के बिल्कुल भी बस में नहीं था। मैंने पुनः हिम्मत की और फिर हाथ रखकर पूछा, दादा किसको आग देनी है? मैं सोच रहा था शायद इस प्रश्न का उत्तर ना मिले, लेकिन ये क्या था? पीछे बैठे सभी लोग मेरी तरफ घूरकर देखते हुए बोले, अरे बेटा, तुमको पता नहीं ठाकुर साहब को? शायद अधूरा जवाब मुझे आने वाली भयानक घटनाओं का आदेश दे रही थी। मेरे इलाके में ऐसा कोई नहीं था जो ठाकुर साहब को ना जानता हो। उनके बारे में बच्चा बच्चा मुंह पर उनकी कहानी रखता था, और उनके स्वभाव से पूरा इलाका परिचित था। ठाकुर साहब, जो कि बहुत ही नेक दिल के इंसान थे, कुछ ही वर्षों पहले वो आर्मी से रिटायर हुए थे। उनके परिवार में कोई नहीं था। वो गांव के विकास के बारे में हमेशा सजग रहते थे, लेकिन मेरे घर वालों से उनकी तनिक ना बनती थी। वो हमेशा हमारे दादाजी की आलोचना करते रहते थे कि गांव के प्रधान होकर गांव के बारे में कुछ नहीं सोचते, और भी बहुत कुछ। यही वजह थी कि मेरे दादाजी और उनकी बहुत खटकती रहती थी। लेकिन मेरा उनके प्रति और उनका मेरे प्रति अलग ही स्वभाव था। हम दोनों लोगों में बहुत जमती थी और एक अलग प्रकार की दोस्ती थी। मैं जब छुट्टियों में अपने घर आता था तो रोज़ उनके घर पूरा पूरा दिन शतरंज खेलता रहता था। मेरा ठाकुर साहब के घर जाना मेरे घर वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और मुझे काफ़ी डांट भी पड़ती थी। वो मुझे बहुत मानते थे और विश्वास भी बहुत करते थे। हम लोगों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। उनको मेरी छुट्टियों से लेकर महीने में मैं कब आ रहा हूँ उन्हें सब पता होता था। ठाकुर साहब को आग देना है, ये बात